हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऑफिस सेटिंग एंड कोचिंग, जो कि बीपीएड सेमेस्टर फर्स्ट का सब्जेक्ट है, जिसमें हमने सारे यूनिट्स को कवर कर लिया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आज हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे एलिजिबिलिटी, रूल्स ऑफ इंटर कॉलेजिएट एंड इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स। जो भी इंटर कॉलेजिएट और इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है, उनकी एलिजिबिलिटी, उनके रूल्स क्या क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे तो प्रिपरेशन टीए एंड डीए बिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, मैंने बता रखा है आपको, एलिजिबिलिटी, रूल्स ऑफ इंटर कॉलेजिएट एंड इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं हम कि ये दोनों हैं क्या। इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट क्या है, इसको समझते हैं। इसमें एक ही विश्वविद्यालय, जिसको हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं, इसमें एक ही विश्वविद्यालय से संबंधित कई महाविद्यालय, जिनको हम डिग्री कॉलेज बोलते हैं, महाविद्यालय के बीच में प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेलों को शामिल किया जाता है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, हैंडबॉल, हॉकी आदि। कहने का मतलब यह है कि एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से जितने भी डिग्री कॉलेज अटैच हैं, ठीक है, उन सभी कॉलेजों वो सभी कॉलेज जो है प्रतिभाग करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट कहते हैं, ठीक है। एक विश्वविद्यालय से जितने भी कॉलेज, डिग्री कॉलेज अटैच हैं, जब उनमें टूर्नामेंट होता है, ठीक है, मतलब इंटर कॉलेजिएट जब टूर्नामेंट कराया जाता है तो वहाँ पर सारे महाविद्यालय खेलने के लिए आते हैं, तो उसको इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट कराते हैं, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई, एलयू हो गई, कानपुर हो गई, ठीक है, सीएस, जेएमयू, कानपुर जैसे यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहाँ जब इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट कराया जाता है तो उस कानपुर यूनिवर्सिटी से जितने भी कॉलेज अटैच हैं, जितने भी डिग्री कॉलेज अटैच हैं, वो सब वहाँ आते हैं खेलने के लिए, ठीक है, एंट्री फीस देते हैं और वहाँ पर प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं। उसके बाद आपका आता है इंटर यूनिवर्सिटीज़ टूर्नामेंट। ये क्या होता है, इसको जानते हैं। इसमें कई जगह की अलग अलग विश्वविद्यालयों की टीमें प्रतिभाग करती हैं। अब क्या होगा, जब जब आप इंटर यूनिवर्सिटीज़ टूर्नामेंट खेलोगे, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेलोगे, तो उसके अंदर आप किसको रिप्रेजेंट करोगे, यूनिवर्सिटी को। तो वहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटी आती हैं, ठीक है, अलग अलग, जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो गई, सीएसजेएमयू यूनिवर्सिटी हो गई, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, ऐसे ऐसे एसजीएसयू हो गई, कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी हो गई, ऐसे कई सारी यूनिवर्सिटी है जो वहाँ पर जा करके पार्टिसिपेट करती हैं। प्रतिभागी जो है वो यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व वहाँ पर करता है। इसमें कई जगह की अलग अलग विश्वविद्यालयों की टीमें प्रतिभाग करती हैं। इस प्रतियोगिता में अलग अलग जगह के विश्वविद्यालयों के बीच में प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें अलग अलग विश्वविद्यालय के खिलाड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। इंटर कॉलेज में क्या था कि विश्वविद्यालय ने ऑर्गेनाइज कराया, तो उस विश्वविद्यालय से जितने भी डिग्री कॉलेज अटैच हैं वो वहाँ पर जाकर प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। तो इंटर यूनिवर्सिटी में क्या है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो जो भी होस्ट करा रहा है वहाँ जा कर के वो सारी यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करती हैं, ठीक है। आप लोगों को ये दोनों समझ में आ गया कि इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट क्या है और आपका इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट क्या है। अब आगे चलते हैं, इसी में ही आगे देखते हैं, ठीक है। अब आपका जो टॉपिक है उसको हम पढ़ते हैं कि एलिजिबिलिटी, रूल्स ऑफ इंटर कॉलेजिएट एंड इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, जो कि आपके सिलेबस में दिया है। इंटर कॉलेज और इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के पात्रता नियम, एलिजिबिलिटी रूल्स, पहले इसको देखते हैं क्या है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है एज लिमिट, ठीक है। इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए छात्र को महाविद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट किसी विद्यार्थी को खेलना है तो सबसे पहले वो डिग्री कॉलेज में, महाविद्यालय में पढ़ता हो, वहाँ का छात्र हो, तभी वो डिग्री कॉलेज जो टूर्नामेंट होते हैं, इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट, उसके अंदर खेल सकता है। होना चाहिए, जब छात्र उस महाविद्यालय का विद्यार्थी होगा तभी वह किसी भी प्रकार की इंटर कॉलेजिएट प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकता है। छात्र की आयु सीमा 17 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है। कुछ टूर्नामेंट में विशेष आयु सीमा निर्धारित होती है, जैसे सीनियर प्रतियोगिताओं के लिए 25 वर्ष तक। अब क्या हो गया, जब नए रूल्स आप इंटर यूनिवर्सिटीज़ के नए रूल्स आप देखेंगे तो उसमें 28 ईयर तक कर दिया गया है। पर यह डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी से ऊपर, लेवल ऑफ टूर्नामेंट के ऊपर, कि वहाँ पे किस कैटेगरी का टूर्नामेंट कराया जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप समझ गए होंगे, सबसे पहले एज होनी चाहिए आप, और उस कॉलेज के आप विद्यार्थी होने चाहिए जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं और जिस कॉलेज का प्रतिनिधित्व आप प्रतियोगिता में करना चाहते हैं, ठीक है।
दूसरी चीज़। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप ओवर एज है तो आप खेल नहीं पाएंगे। दूसरा है इंटर यूनिवर्सिटीज़ टूर्नामेंट में क्या है, इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए विद्यार्थी को किसी भी विश्वविद्यालय, जिसको हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं, में अध्ययनरत होना चाहिए। मतलब वो जो यूनिवर्सिटी का छात्र होना चाहिए। विद्यार्थी की आयु 17 से 25 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। अब 28 वर्ष कर दिया गया है, नए अब जो रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें 28 वर्ष है होनी चाहिए, लेकिन हर विश्वविद्यालय के अनुसार यह भिन्न हो सकता है। मतलब मैंने फिर बताया कि हर विश्वविद्यालय का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर कहता है स्टूडेंट स्टेटस, छात्र का दर्जा। इंटर कॉलेज, अब इंटर कॉलेज में समझते हैं, पहले समझ लीजिएगा। इंटर कॉलेज टूर्नामेंट, उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी में अलग बता रहा हूँ। इंटर कॉलेज को समझते हैं पहले। इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए प्रतिभागियों को उस कॉलेज का नियमित और स्थायी छात्र होना आवश्यक है, तभी वह प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकता है। अगर कोई छात्र किसी भी विद्यालय का छात्र नहीं है तो वह इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में प्रतिभाग नहीं कर सकता। भाई छात्र वहाँ का होना चाहिए, वहाँ पढ़ता हो छात्र, ठीक है, उसका रजिस्टर में नाम होना चाहिए, कई सारे उसके प्रमाण पत्र वहाँ के होने चाहिए, तभी वो प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकता है, अन्यथा वो किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में प्रतिभाग नहीं कर सकता है। कभी कभी क्या होता है, नाम किसी और का है, खेलता कोई और है, ऐसी स्थिति में अगर पकड़े जाते हैं तो बैन लग जाता है, कई साल आप प्रतियोगिता में प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान खिलाड़ी को रखना चाहिए कि खिलाड़ी जो है वो कॉलेज में उसका नाम लिखा होना चाहिए, ठीक है, तभी वो प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकता है। अब इंटर यूनिवर्सिटी को देखते हैं। खिलाड़ियों को जिस विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना है, खिलाड़ी वहाँ का पंजीकृत छात्र होना चाहिए, उसका भी नाम वहाँ पर लिखा होना चाहिए, तभी खिलाड़ी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकता है। अगर खिलाड़ी किसी भी विश्वविद्यालय का छात्र नहीं है तो वह किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में प्रतिभाग नहीं कर सकता। सेम वहाँ पे वही यही नियम लागू होता है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। पहले हमने एज के बारे में देखा यहाँ पर, दूसरा स्टूडेंट स्टेटस, तीसरा हम देखते हैं मेडिकल फिटनेस, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। आपको दिखाना पड़ता है कि आप पूर्ण रूप से फिट हैं, किसी भी प्रकार की आपको बीमारी तो नहीं है, तभी आप प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। कोविड के बाद से ज़्यादातर अब जितने भी, चाहे आप एथलेटिक्स का टूर्नामेंट देख लो, चाहे आप किसी भी टीम गेम के टूर्नामेंट देख लो, ठीक है, चाहे वो एएफआई हो, यूपी एथलेटिक एसोसिएशन हो, जो भी ऐसे टूर्नामेंट हैं जिन्होंने एक सर्टिफिकेट्स मांगते हैं, उसके अंदर आपको प्रमाणित करना है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आपको फीवर नहीं है, आपको खांसी नहीं आ रही है, आपको कफ नहीं है, इस तरह से मतलब उसके अंदर ऑप्शन होते हैं, वो आपको फिल करने होते हैं, ठीक है, ताकि किसी भी प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की उसमें बाधा उत्पन्न ना हो, वो आपको क्लियरफाई पूरा करके देना पड़ता है, ठीक है। आगे इसी में पढ़ते हैं। खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ सकता है या चिकित्सा परीक्षण से गुजरना पड़ सकता है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि खिलाड़ी पूर्ण रूप से प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए फिट है या नहीं। खिलाड़ी को किसी भी प्रकार की बीमारी तो नहीं है, इन सभी चीज़ों का ज्ञान स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के द्वारा लगाया जाता है। आगे चलते हैं और चौथा पॉइंट देखते हैं, खिलाड़ी पंजीकरण, मतलब खिलाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में। छात्रों को आमतौर पर खेल विभाग में पंजीकरण करवाना पड़ता है। जब आप खेलने जाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आई कार्ड बनता है आपका, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगा, बिना रजिस्ट्रेशन के आप खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे तभी पता चलता है कि ये खिलाड़ी इस विश्वविद्यालय का या इस महाविद्यालय का खिलाड़ी है, तभी वो प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकता है, ठीक है, करवाना पड़ता है। और कई दस्तावेज जैसे आयु प्रमाण पत्र, एज सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ता है, एकेडमिक रिकॉर्ड और छात्र पहचान पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है, ठीक है, या प्रस्तुत करना होता है। उसके अंदर क्या है, जैसे एज सर्टिफिकेट आपने लगाया, रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाई, या तो अपना आइडेंटिटी कार्ड लगाए, इस तरह से आप एज प्रूफ जो होते हैं वो लगाते हैं, ताकि ये पता चलता है कि आप यहाँ के छात्र हैं और आपकी एज इतनी है। पांचवा पॉइंट इसके अंदर कहता है टीम की संरचना, टीम कैसे बनाते हैं और कितने कैसे कैसे टीम बनेगी, कैसे लोग उसके अंदर कितने लोग होते हैं। इंटर कॉलेजिएट और इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने के लिए शिक्षक को एक टीम की संरचना करनी पड़ती है, जिसके अंदर शिक्षक को यह पता होता है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं।
पहले बार क्लियर हो गया, शिक्षक को पता होगा कि एक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, तथा कितने खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं। समझिएगा यहाँ पर दोनों चीज़ अलग अलग हैं कि जैसे फुटबॉल की टीम है, 16 की टीम गई, ठीक है, पर प्लेइंग 11 उसके अंदर 11 हैं, 5 सब्स्टिट्यूशन में बाहर बैठे हैं। तो इस तरह से पूरी टीम एक आपको चयनित करके निर्धारित करके ले जानी होती है, ठीक है। बैडमिंटन में से 5 प्लेयर हम लेकर के गए, ठीक है, लेकिन भले खेलने वाले हमारे पास सिंगल्स का अलग है और सिंगल डबल्स खेलने वाले उसमें हमारे पास अलग अलग हैं, ठीक है, मिक्स डबल वाले अलग हैं, या कभी कभी ऐसा होता नहीं है लेकिन टीम आपको 5 की लेके जानी है, तो कहीं ना कहीं से आप बच्चे इकट्ठा करते हैं ताकि वो 5 की टीम आपको ले जानी वहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से पहले तो आपको एक ज्ञान ये हो जाना चाहिए कि हाउ मेनी प्लेयर्स इन फुटबॉल या डिफरेंट डिफरेंट गेम्स, कितने पूरी टीम जाएगी, प्लेइंग वाले कितने रहेंगे, कितने सब्स्टिट्यूशन में बैठेंगे, इस तरह से पूरा ब्यौरा आप बनाते हैं, उसकी पूरी टीम की संरचना आप करते हैं, ठीक है। इसी में आगे पढ़ते हैं। शिक्षक को यह पता होता है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं तथा कितने खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं। इन सभी का पूर्ण ज्ञान शिक्षक को होता है, जिसके माध्यम से एक टीम की संरचना की जाती है और वह टीम प्रतियोगिता में प्रतिभाग करती है, ठीक। इन सब चीज़ों का ध्यान शिक्षक को रखना चाहिए। यहाँ पर टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट्स में है यहाँ पर मैं लिख गया है, तो इसको आप सही कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। इसी में ही आपका 6 पॉइंट कहता है कोच और प्रबंधक, मतलब कोच और मैनेजर, जो टीम मैनेजर होता है उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। टीम के साथ एक कोच और एक प्रबंधक मतलब टीम मैनेजर का होना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रतियोगिता से पहले बहुत से ऐसे प्रमाण पत्र से संबंधित कार्य होते हैं जिनको सिर्फ कोच और प्रबंधक, जिसको हम टीम मैनेजर बोलते हैं, ही करवा सकता है। जब भी हम नेशनल लेवल की प्रतियोगिता में जाते हैं, स्टेट लेवल की प्रतियोगिता में जाते हैं, जो आपके साथ कोच और टीम मैनेजर रहते हैं उनकी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। आपकी एंट्री कराना, मेडिकल में आपको लेके जाना, इन्वॉल्व करना, ठीक है, आपके बिब नंबर लेना, ठीक है, और जो भी संबंधित चीज़ें आपको प्रोवाइड वहाँ से की जा रही उन सबको लेना। उसके बाद पूरा आपका शेड्यूल, पूरे दिन का शेड्यूल लेना कि किस दिन कौन सा आपका इवेंट है, कितने बजे है। तो ये सब ड्यूटीज़ जो कोच और टीम मैनेजर होते हैं उनकी होती है, तो उनका एक टीम में होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, जिनको सिर्फ कोच और प्रबंधक ही करवा सकता है। साथ ही साथ खेल के दौरान खिलाड़ियों को अपने कोच की बहुत ही आवश्यकता होती है। कोच पूरा समय बाहर बैठकर अपने खिलाड़ियों के खेल को देखता है। भाई जब खेल होता है तो एक अच्छा जो कोच होगा वो बाहर बैठ के पूरे खेल को ऑब्जर्व करता है कि हमारे खिलाड़ी जिस तरह से मैंने प्रिपरेशन कराई अपने बच्चे को, उसने कैसा परफॉर्म किया, देखता है, सामने वाले को भी देखता है, पूरा एनालिसिस करता है कि हमारे बच्चे में क्या कमी रह गई, क्या उसके अंदर और हमें सुधार की ज़रूरत है। खेल को देखता है तथा अपने खिलाड़ियों की कमियों को पहचानता है, ठीक है, ताकि वह भविष्य में उन खिलाड़ियों पर अच्छे से कार्य कर सकें। कई सारे कोच होते हैं, जैसे जब मैं एथलेटिक्स की बच्चों को ट्रेनिंग देता था तो उसमें क्या था कि जैसे मेरे बच्चे ने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो मैं देखता था, ठीक है, कि मेरे बच्चे ने कैसा वहाँ पर कंपटीशन में कैसा रिप्रेजेंट किया। अगर वो हारा है तो किस वजह से हारा है, एक डायरी पे मैंने नोट डाउन कर लिया कि ये सब बच्चे के अंदर कमी है, उसके ऊपर मुझे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि मुझे ये पता होता है कि बच्चे के अंदर मुझे क्या डेवलप करना है, जो उस प्रतियोगिता में वो नहीं कर पाया तो अगली प्रतियोगिता में करेगा, ठीक है। और जिस प्रतियोगिता की तैयारी करा रहे हैं उसका पिछला रिकॉर्ड निकाल के रखते हैं कि कितने की 200 मीटर लगी थी, कितने की 100 मीटर लगी थी, ठीक है। इस तरह से बच्चे को प्रिपरेशन एक अच्छा कोच कराता है। चलिए आगे चलते हैं और इसमें 7वां पॉइंट हम देखते हैं नियमों का पालन। टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों और टीमों को नियमों का पालन करना आवश्यक है। भाई जिस भी प्रतियोगिता में आप जाते हैं वहाँ पर कुछ नियम बनाए जाते हैं, ठीक, उस नियम के अकॉर्डिंग ही आप सारे कार्यों को कंप्लीट करते हैं। अगर आप नियम के दायरे में रह करके कार्य नहीं करते हैं तो पूरी टीम को ही दुविधाएं उत्पन्न होती हैं और कहीं ना कहीं प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो ये कुछ मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारे लिए और मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो कि हम कल बात करेंगे प्रिपरेशन टीए डीए बिल के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, जो भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उससे बात करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।